गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्षितिज का चैप्टर 12 काव्यखंड कैदी और कोकिला। तो कल हमने PDF भी भेजा था, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। जिनका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, मैं क्लास के बीच में स्लॉट ओपन करूँगी, आप लोग अपना PDF भेज दीजिएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में अपठित गद्यांश। क्योंकि अपठित गद्यांश आपके पेपर में आता है 10 मार्क्स का, और आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा बेटा। तो आज हम 2 पैराग्राफ आपको करा रहे हैं, दोनों आप करके मुझे आप ग्रुप में आंसर भेज सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला है आपका बाल मजदूरी। जैसे कि आपने देखा है कि इस समय हमारे यहाँ बाल मजदूरी बहुत ज़्यादा चलती है। तो बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही थी, लेकिन लोगों के घरों में गरीबी इतनी ज़्यादा है और सभी अपना पेट पालने के लिए बाल मजदूरी करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स के कारण ही बाल मजदूरी यानी बच्चों को काम करना पड़ता है, या कभी कभी अपनी घर की स्थिति ऐसी होती है जिसके कारण बच्चों को भी हाथ बटाना पड़ता है, इसलिए उन्हें बचपन में ही काम करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। बाल मजदूरी की समस्या भारत में एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर खड़ी है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में सिर्फ ये बाल मजदूरी हटाना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, ये हम सभी लोगों का कार्य है। यानी सबसे ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा संपत्ति हो वो उनके लिए है, या जिनके पास कारखाने हो, मिल हो, फैक्ट्री हो, तो उन्हें कुछ ऐसा उनकी सहायता वो कर सकते हैं। उनसे बच्चों से काम न करवा के ऐसे ही उन्हें कुछ दिया करे, तो जिसके कारण ये बाल मजदूरी हट सकती है। बल्कि इस समस्या का समाधान सभी सामाजिक संस्थाओं और अभिभावकों द्वारा खोजा जाना चाहिए। यह समस्या सभी के लिए है, अतः इसे सभी को व्यक्तिगत तौर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। भयंकर गरीबों और खराब स्कूली व्यवस्था की वजह से बहुत सारे विकासशील देशों में बाल मजदूरी बेहद आम बात है। बाल मजदूरी की उच्च दर अभी भी 50% से अधिक है, जिसमें 5 से 14 साल तक के बच्चे विकासशील देशों में काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे उच्च है। यानी यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि 5 से 14 साल तो बच्चे फैक्ट्री वगैरह में काम कर ही रहे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। यह ज़्यादातर ग्रामीण और अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, जहाँ अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल जाने की बजाय अपने माता पिता के द्वारा कृषि कार्यों में लगाए जाते हैं। बाल मजदूरी को कम करने के लिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षित करें, स्कूल भेजें, खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें आदि। यहाँ पर जो किसान लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण वे अपने बच्चों को उसी कार्य में लगा देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता थोड़ी सी ये होती है बेटा कि ये आगे बढ़ के तो इसी को ही सब संभालना है, इसी को देखना है, तो अभी से इसको सिखा दे। कुछ भावना तो इनकी ये रहती है और कुछ तो उनकी स्थिति होती है जिसके कारण वो स्कूल नहीं भेज सकते हैं, या स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होता है जिसके कारण बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं जिसके कारण बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं और वे कार्यों में लग जाते हैं। तो
पैराग्राफ, जैसे कि आपका एक पैराग्राफ होता है, उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं और उसका आंसर आपका उसी पैराग्राफ से ढूंढ कर देना होता है। लेकिन अभी हम आपको जो पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर हम दोनों दे रहे हैं और इससे आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम आंसर नहीं भेजेंगे, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देंगे, फिर आपको आंसर करके ग्रुप में देना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी समस्या भारत के लिए एक सामाजिक चुनौती बनकर खड़ी है तथा इसका समाधान किसके द्वारा खोजा जाना चाहिए? अब आंसर आइए देखिए। बाल मजदूरों की समस्या भारत में एक बड़ी सामाजिक चुनौती बनकर खड़ी है। इसका समाधान खोजना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसके समाधान हेतु सभी सामाजिक संस्थाओं और अभिभावकों को भी प्रयास करना चाहिए। तो सही, ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि सिर्फ इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं कि बाल श्रम हटाया जाए, तो यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बाल श्रम को कैसे रोका जाए। क्वेश्चन नंबर 2। किन कारणों से बाल मजदूरी विकासशील देशों में आम है? आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा कि बाल मजदूरी कहाँ पे की जाती है। भयंकर गरीबों और खराब स्कूली व्यवस्था के कारण अनेक विकासशील देशों में बाल मजदूरी बेहद आम बात है। यहाँ पर पूछा गया किन कारणों से बाल मजदूरी विकासशील देशों में आम है। तो किन कारणों से? गरीबी और खराब स्कूली व्यवस्था के कारण बाल मजदूरी बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 3। किस क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सर्वाधिक है तथा यह कहाँ दिखाई देती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाल मजदूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे कराई जाती है और कहाँ पे दिखाई देती है। आंसर देखिए। कृषि क्षेत्र में बाल मजदूरी की दर सबसे अधिक है, यानी कृषि या किसान के क्षेत्र में। यह ज़्यादातर ग्रामीण और अनियमित शहरी अर्थव्यवस्था में दिखाई देती है, जहां अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल भेजे जाने की बजाय उनके माता पिता द्वारा कृषि कार्य में लगा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बाल मजदूरों को कम करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? यानी बाल मजदूरी को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें, स्कूल भेजें, खेलों में भाग लेने हेतु प्रेरित करें आदि। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह बाल मजदूरी से रोक सकते हैं और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी इतने मजबूर होते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको आंसर वही देना जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। सरकार की जिम्मेदारी पदबंध में रेखांकित पद का भेद क्या है? अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सरकार की, यहाँ पे जो दिया है अंडरलाइन है, वहाँ पे दिया जिम्मेदारी पदबंध में रेखांकित पद का भेद बताइए। यहाँ पे दिया है नामिक विशेषण। ओके, तो मेरे ख्याल से ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आप लोग अपने किसी एक रफ कॉपी पे लिख कर सभी को दिखाना है, जितने लोग ये वीडियो सुनेंगे, और हम स्लॉट ओपन कर देंगे। आइए एक पैराग्राफ और देखते हैं। आइए देखते हैं ये पैराग्राफ किस पे आधारित है। आज के युग में समाचार पत्र मनुष्य की दिनचर्या का आवश्यक अंग बन गया है। आपको पता ही है कि हम जब तक न्यूज़ नहीं सुन लेते हैं या जब तक हमें न्यूज़ हम लोग नहीं सुनते तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि हम देश भर में तो विचर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग न्यूज़ देखकर पूरे देश की जानकारी प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम लोग
टीवी चैनल न्यूज़ के द्वारा सुनते हैं, कभी पेपर के द्वारा सुनते हैं, कभी रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, आदि के माध्यम से हम न्यूज़ यानी समाचार सुनकर पूरे देश का हालचाल लेते रहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। प्रातःकाल से ही मनुष्य को इसका इंतज़ार रहता है। समाज की उन्नति में इसका अहम योगदान रहा है और सभी लोग उस प्रातःकाल उठने के बाद पेपर आने का वेट करते हैं, या बहुत लोग जो है टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, न्यूज़ देखने लगते हैं, और बहुत से लोग पेपर के लिए बैठे इंतज़ार करते हैं। और ये हमारे देश की उन्नति के लिए सबसे अहम योगदान है, यानी हमारा न्यूज़पेपर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें पूरे संसार की या पूरे देश की समाचार देने के लिए। हमारे आसपास व देश विदेश की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्र से ही प्राप्त होती है। समाचार पत्र का प्रकाशन कोलकाता से प्रारंभ हुआ है। पूर्व में समाचार पत्र का उपयोग सैनिकों द्वारा सूचना देने के लिए किया जाता था, यानी पहले जब होता था तो जब हमारे सैनिक होते थे वो जब युद्ध के लिए जाते थे तो उनके समाचार देने के लिए पहले समाचार पत्र भेजा जाता था, लेकिन अब सारी समाचार को समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हमें हर साल की जानकारी इससे ही मिलती है। शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य आदि की प्रमुख खबरें दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होती है। हर देश में भिन्न भिन्न भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है। दैनिक समाचार पत्र के अलावा मासिक, पाक्षिक व साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। हमें समाचार से घर बैठे देश विदेश की गतिविधियों का पता चल जाता है। समाचार के लेख, खबरों आदि का समाज की उन्नति में विशिष्ट योगदान रहा है। इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। समाचार पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब आपने देखा कि किसी माध्यम से हम लोग को सारे देश की समाचार प्राप्त होता है और कैसे वो अपना कार्य करते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। समाचार पत्र हमें देश विदेश से परिचित कराता है। समाचार पत्र के अलावा हमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट पर भी इस खबरों से रूबरू मतलब जानकारी होने की सुविधा है, यानी प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर भी हम टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा भी हम देश विदेश की खबरें जान सकते हैं। ये सुविधा भी आज प्रारंभ है। उसके आगे देखते हैं बच्चों। ये अन्याय के खिलाफ हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी खिलाफ के प्रति हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं। पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन अब इन संचार माध्यमों के कारण हमें नई नई ज्ञान की बातें भी मिलती है। कुल मिलाकर समाचार पत्र हमारे लिए ज्ञान का सशक्त माध्यम है। यानी सभी तरफ से देखा जाए तो समाचार पत्र हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो देश विदेश की खबरों के साथ साथ हमें खेल और ऐसे बहुत से जो सूचना होती है जो हमें वो प्राप्त कराते हैं। यानी देश विदेश में जो गतिविधियाँ हो रही उनके बारे में बताते हैं, जो खेल हो रहे हैं, शिक्षा में जो कंपटीशन होते रहते हैं, यानी शिक्षा विभाग में जो जानकारी देनी होती है वो भी उस समाचार पत्र के माध्यम से देते हैं। और हम लोग टीवी, रेडियो तथा इंटरनेट के माध्यम से इनकी जानकारी लेते रहते हैं। तो आइए इनके प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज के युग में समाचार पत्र क्यों उपयोगी है? इसका आंसर देखते हैं। आज के युग में समाचार पत्र बहुत उपयोगी है।
समाचार पत्र व्यक्ति की दिनचर्या का आवश्यक अंग बन चुके हैं। सुबह होते ही सबको इनका इंतज़ार रहता है। समाज की उन्नति में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। हमें हमारे आसपास व देश विदेश की घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ है, यानी कहाँ से शुरू हुआ है, तथा प्रारंभ में समाचार पत्र का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे आरंभ हुआ है। भारत में समाचार पत्र का प्रारंभ कोलकाता से प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ में समाचार पत्र का उपयोग सैनिकों को सूचना देने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, समाचार पत्र हमें किस किस तरह की जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं किस तरह की जानकारी हम लोग को प्राप्त कराता है समाचार पत्र। समाचार पत्र हमें देश विदेश से परिचित कराते हैं और हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, सिनेमा आदि से संबंधित प्रमुख खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, समाचार पत्र के अलावा कौन कौन से दूसरे साधन हैं जिनमें हमें समाचार पत्र मिलते हैं। आइए आंसर देखते हैं कि समाचार पत्र के अलावा कौन कौन से ऐसे साधन जिनके द्वारा हम समाचार प्राप्त कर सकते हैं। समाचार पत्र के अलावा हमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट पर भी समाचार प्राप्त होते रहते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। हाँ बच्चों, बहुत से बच्चे होते हैं शीर्षक में थोड़ा सा उनको डाउट हो जाता है, वो शीर्षक नहीं समझ पाते। शीर्षक मतलब होता है कि जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उस किसके आधार पे दिया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, किसका वर्णन किया जा रहा है, जिनके बारे में बात की जा रही है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, या जिसके बारे में पूरा पैराग्राफ दिया गया हो, तो उसी को शीर्षक कहते हैं। यानी कि ये जो पैराग्राफ है उसका माध्यम क्या है, उसी को शीर्षक कहते हैं। तो बहुत से बच्चे शीर्षक में डाउट्स हो जाता है और ज़्यादातर वो बच्चे गलत कर देते हैं। तो वही देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, जैसे कि हम देखिए पूरा पढ़ रहे हैं तो पैराग्राफ में क्या दिया रहा है, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र ही हमारा शीर्षक होगा। यहाँ पर देखिए हमारी दिनचर्या के साथी, यानी जो है हम लोग जब भी कहीं कोई बातें करते हैं, जब किसी से हम लोग मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने समाचार पत्रों के खबरों को ही हम लोग दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो हमारी दिनचर्या का वो हमारे दिन का वो दिनचर्या बन जाता है हर मनुष्य का, क्योंकि जब वो डिस्कस करता है तभी उससे वो समाचार के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त भी कर लेता है, और जिसके कारण जिस व्यक्ति को न पता हो उन्हें भी वो खबर पता चल जाती है। जैसे बहुत से लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब 2-4 लोग बैठते हैं तो डिस्कस होता है, तो उनके भी वो समाचार उनको बताई जाती है, या उनके डिस्कस करके उनको भी क्लियर किया जाता है। तो ये 2 पैराग्राफ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट्स तो आपको होगा नहीं। तो क्वेश्चन आपका आंसर आप हमें ग्रुप में ही लिख कर दिखाइएगा, और इसके बाद जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको आंसर नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ पैराग्राफ देंगे और आपको उसका आंसर लिखकर भेजना होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों का कैदी और कोकिला का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है वो PDF बना के भेज दें। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कुछ बच्चे तो भेजते भी हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो बेटा कॉपी तो सभी को दिखाना है, आज नहीं तो कल दिखाना ही है। तो अभी आप लिख कर कंप्लीट करके भेज देंगे तो हम चेक भी कर लेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम हो तो राइट चीज़ को लिखें,
क्योंकि आपने कॉपी में गलत लिखा कि सही लिखा है वो आप भी समझ सकते हैं, और जब हम चेक करेंगे तब बता पाएंगे कि रॉन्ग है कि राइट है। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा हो वो आप PDF बनाकर भेजते जाइए, और जिनका भी क्षितिज में गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका, व्याकरण जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ हो उसका PDF आप बना के भेज दीजिए, ताकि हम उसको चेक करके बता सकें कि आपने राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। ओके, तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।